Hello everybody, how are you? And you are watching my channel Learning English with Learning Grammar. ग्रामर के साथ हम अंग्रेज़ी कैसे बोलें, कैसे बात करें, हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो और हम सेंटेंस की पहचान कैसे करें, ये सारी चीज़ें संभव होती हैं तब जब आप टेंस का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसा कि आप आज देख रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश विथ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम अपने सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश में कैसे बनाएं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में बनने वाले सेंटेंसेस, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो या वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, वो मैंने आपको बनाकर बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है, आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसका पूरा समापन करने वाला हूं, मतलब सारा का सारा अब जो बाकी रह जाता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज आप वीडियो में पूरा बने रहिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको हमारे वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज आप प्रेजेंट टेंस में काम आने वाले सेंटेंसेस या हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। चलिए आज हम उसको वन बाय वन उसको हम देखते हैं। 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, वह अंग्रेज़ी सीख रहा है और वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये हमारी पहचान बता रहा है रहा हूँ। रहा शब्द कहीं पर भी आए तो आप ये समझ लीजिएगा वो कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस का अर्थ होता है लगातार, टेंस का अर्थ होता है काल और प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। तो हम हिंदी के वाक्यों से उस सेंटेंस की पहचान भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। तो वह है मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ये रहा शब्द कंटिन्यूस को बताया, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। प्रेजेंट इसलिए हुआ कि यह है बता रहा है, यानी जो बात कही जा रही है वह वर्तमान में उसी समय घटित हो रही है। ये इसकी पहचान है कि जब कोई कार्य उसी समय कहा जा रहा हो और किया जा रहा हो तो एट द सेम टाइम व्हेन वी आर मेकिंग आवर सेंटेंसेस एंड वी आर डूइंग दैट वर्क, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसका जो वाक्य रचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब इसमें हम कई तरह के सेंटेंसेस का बना सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिखा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, वह पत्र लिख रहा है, वे पत्र लिख रहे हैं, माँ खाना पका रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, मेरा भाई एग्ज़ामिनेशन दे रहा है, वह स्टडी कर रहा है। तो इतने तरह के सेंटेंसेस हम जो स्पोकन इंग्लिश में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का सेंटेंस अगर आपको बनाना है, कोई भी आप क्रिया लें यानी वर्ब का यूज़ करें और उसका सेंटेंस बनाएं। तो सेंटेंस बनाने का अब हम यहाँ काम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनने वाले सेंटेंस या हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ आने वाले सेंटेंस, उनके वाक्य की रचना किस प्रकार होगी। तो देखते हैं यहाँ पर मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं के लिए हम आई का यूज़ करते हैं आई, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, आई एम। इसके बाद में आता है हमारा वर्ब। तो वर्ब आ गई हमारी लिखना। लिखने के लिए आता है राइट, WRITE, ये राइट होता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब अगर कोई हमारी वर्ब ऐसी है कि उसके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो जब ING लगेगा तो उस ई को हमें हटाना होगा और उसकी जगह हम लगाएंगे यहाँ पर ING। तो ये हो गया आई एम राइटिंग, और मैं क्या लिख रहा हूँ, वो लिखा जा रहा है पत्र। तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ आ लेटर। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हुआ, हमने बनाया आई एम राइटिंग आ लेटर। तो इसी सेंटेंस से हम वाक्य की रचना यानी स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर नाम दें, अब ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आप हर तरह के सेंटेंस में इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अभी हम और यहाँ पर बनाते हैं, पहले हम ये सेंटेंस को और कंप्लीट करते हैं।
अब वह अंग्रेज़ी सीख रहा है, वह के लिए हम यूज़ करते हैं ही, और ही के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आती है, जैसे यहाँ पर एम आया है तो यहाँ आएगा इज़, ही इज़। सीखने के लिए वर्ब आती है लर्न, इसमें लग जाएगा ING, तो ये हमने लगाया ING। ही इज़ लर्निंग आ लेटर, तो ये सेंटेंस हो गया ही इज़ लर्निंग आ लेटर। अब इसके बाद में वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे के लिए हमारे पास वर्ड है दे, और इनके साथ सहायक क्रिया आती है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आर, और खेलने के लिए वर्ब होती है प्ले, इसमें लग गया ING प्लेइंग, और ये हो गया फुटबॉल, हॉकी, जो भी गेम का नाम लिखना चाहें यू कैन राइट, आप उसको लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ। तो आपने देखा यहाँ 3 ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ में लाई जा रही है, एम, इज़ और आर। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए सबसे काम की है वो तो ये है कि वर्ब में ING हर जगह लगा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारी 3 ऑक्सिलरी वर्ब इज़, एम और आर आती है। ये देखिएगा, सब्जेक्ट आया, फिर इज़, एम, आर, और इन सब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लग जाता है ING, और इसके बाद प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट। इसको हम बॉक्स के अंदर यहाँ ले लेते हैं ताकि ये आपको पता चल जाए कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। जितने भी सेंटेंसेस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे वो सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर के तहत होंगे। वह सब्जियां खरीद रहा है, वह स्कूल जा रहा है, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, वे झगड़ा कर रहे हैं, वे बातें कर रहे हैं। तो अगर एक प्रेजेंट समय पर कोई काम किया जा रहा है या कहा जा रहा है उसी समय पर, यानी किया जा रहा हो और कहा जा रहा हो, तो ये शुद्ध वर्तमान काल कहलाता है। यानी इससे ज़्यादा प्योर कोई भी प्रेजेंट समय नहीं होता, यानी वर्तमान का समय नहीं होता कि जब एक घटना उस समय घटित हो रही हो और उसको कहा जा रहा हो। जैसे मैं अभी अगर आपको कर रहा हूँ तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा काम चल रहा है। और इसी काम को चलने के लिए अगर मैं आपसे बोलूँगा तो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, आई एम डूइंग माई वर्क हेयर, मैं अपना काम यहाँ कर रहा हूँ। तो जितने भी चीज़ें अगर यहाँ पर होंगी जो वर्तमान समय में होंगी, जो की जा रही होंगी, उन सबको यदि मुझे बोलना होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत बोली जाएगी। आप इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। कई तरह की क्रियाएं आप ले लें, और जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर 3 सहायक क्रियाएं इज़, एम और आर आती है। वर्ब में ING सभी के साथ में लगना है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता है। अब हम आपके सामने क्लियर करना ये चाहते हैं कि कहाँ आप इज़ लगाएंगे, कहाँ एम लगाएं और कहाँ आर लगाएं। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, जितने भी हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं जिनसे एक वचन का एहसास होता है, एक वचन वाले सब्जेक्ट, जैसे क्या क्या हो गया, ही भी हो गया, शी हो गया। अगर निर्जीव कोई चीज़ है, इट, जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पर इट का भी हम यूज़ कर लेते हैं। और किसी का नाम जो सिंगुलर नंबर में होता है, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, अगर कुछ भी हो गया, या एक सिंगुलर नंबर अ बॉय, अ गर्ल, इस तरह से अ टीचर, ये जितने हैं सबके साथ यूज़ करेंगे हम इसका। तो आपने समझ लिया कि जब हमारे पास कोई सिंगुलर नंबर होता है, माय मदर, माय फादर, इसमें आप ऐड करते चले जाएं। सिंगुलर नंबर होना चाहिए, और सिंगुलर नंबर के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो इज़ होगी। तो इसमें मुझे आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जितने इज़ का प्रयोग हमेशा एक वचन सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, यानी कर्ता जो होता है वो एक की तरफ इशारा करता है। और केवल जो है आई जो है वो हमेशा एम के साथ प्रयोग होता है। यहाँ पर आई का प्रयोग जो है
आई का प्रयोग, जो सब्जेक्ट हमारा होगा, अगर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद में जितने भी हमारे प्लूरल, एक यहाँ एक वचन वाले सब्जेक्ट ये आ गया था आई के साथ एम, और बहुवचन वाले सब्जेक्ट जितने भी होंगे हमारे, बहुवचन वाले सब्जेक्ट, इन सब के साथ जैसे क्या क्या हो जाएगा, ये दे हो गया, वी हो गया, यू, और इसी प्रकार से हम बॉयज़ ले लें, गर्ल्स ले लें, और ब्रदर्स ले लें, ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, यानी प्लूरल के साथ आपका प्रयोग करना होगा आर। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है, और इतना आप करने के बाद सेंटेंस को आप बनाते चले जाएं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी लगातार वर्तमान काल में हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। और किसी से भी हम पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर पूछने वाला प्रश्न आया है, तो अगला हमारा पड़ाव होगा कि इस सेंटेंस को हम 3 हिस्सों में सीखने वाले हैं। तो अभी मैंने सारे सेंटेंसेस जो बताए हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी सकारात्मक वाक्य हैं। इसमें केवल एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वर्तमान में कोई घटना हमारी घटित हो रही है, तो हमने उसको बता दिया है। अब हम इसी को नेगेटिव में अगर चेंज करेंगे, नकारात्मक में, तो ये तो हमने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी देख लीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारी लिंक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें आप पाएंगे कि नॉट सेंटेंस लगाने के बाद वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, और ये नॉट हर जगह, सारा टेंस चाहे कोई भी हो, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ये हर टेंस के लिए और हर सेंटेंस के लिए लागू होता है। तो सेंटेंस का नकारात्मक बनाना, नेगेटिव बनाना बहुत ही इजी है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि बगैर नॉट लगाए कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता। तो अगर ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था, तो ये इसका स्ट्रक्चर आपने ये देख लिया। देखिए आप, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ये हमने बनाया आपको ऑब्जेक्ट। तो कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हमने सब्जेक्ट लिया यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर देखा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, तो ये हो गया आई एम। फिर वर्ब है हमारी राइट, तो हमने उसमें लगाया आईएनजी, तो ये हो गया राइटिंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा यहाँ पर हो गया आ लेटर। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिएगा, वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर होती है ही के साथ, क्योंकि ये ही एक वचन की तरफ इशारा कर रहा है, सिंगुलर नंबर है, तो हमने इसका यूज़ किया। इसके बाद में सीखने के लिए वर्ब आती है हमारी लर्न, तो हमने यहाँ पे लर्न लिखा और उसमें आईएनजी लगाया, तो ये हो गया लर्निंग, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया आ लेटर। इसी प्रकार से वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे से तात्पर्य यहाँ बहुवचन में है, बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, तो इसलिए दे का यूज़ किया हमने। अंग्रेजी में वे के लिए दे का यूज़ करते हैं, और ये प्लूरल नंबर है। तो फिर देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, उसके बाद हमारी ये सहायक क्रिया आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी जो प्ले है, प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट फुटबॉल का यूज़ किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो आपसे कभी इसमें गलती हो ही नहीं सकती है ना, भूल चूक नहीं हो सकती। जैसे कंटिन्यूस नाम जहाँ भी आएगा वर्ब में आईएनजी आएगा, चाहे टेंस कुछ भी हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, अभी हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, फिर फ्यूचर टेंस भी पढ़ेंगे, तो चाहे टेंस कोई भी हो, अगर कंटिन्यूस आ रहा है तो वहाँ पर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो तब्दीली कहाँ होती है, परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन केवल सहायक क्रिया में होता है। अभी हम आपको यही की यही करके बताने वाले हैं प्रेजेंट पास्ट में। जब ये नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे, वो बनाएंगे पास्ट टेंस वाला, कि पास्ट टेंस में फिर वही होगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आज तो हम प्रेजेंट बनाने वाले हैं, तब आपको याद आएगी हमारे पिछले वीडियो की कि भाई मैंने आपको पिछली क्या बताया था कि यहाँ केवल सहायक क्रिया बदलेगी, बाकी चीज़ें बदलती नहीं है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही बदलती जाती है बस, और टेंस में कुछ नहीं बदलता। हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हमारी सहायक क्रियाएं आती हैं, और सहायक क्रियाएं ही बता देती हैं कि भाई वो कौन सा टेंस है। इज एम आर आर आया, अब तो पता चला आपको कि प्रेजेंट टेंस है ये। कंटिन्यूस आईएनजी लगा है तो समझ में आ रहा शब्द आया हिंदी में, तो रहा शब्द यानी कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का मान लो समझ में आ गया आपको, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस और टेंस।
तो है ने बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस ने बताया, रहा वाला शब्द के ये कार्य जारी है। तो इस प्रकार आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब इसको हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब हम इसको हर जगह नहीं नहीं जोड़ दें आपको, तो यही नेगेटिव बन जाएगा। वह अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा है, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। देखिए आप, ये नेगेटिव बन गया। तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है वहाँ आपको क्या लगा देना है? वहाँ आपको नॉट लगा देना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। तो ये सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो फिर से देखिए, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा है, ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर, इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। नॉट का स्थान फिक्स है, ये कभी वर्ब के बाद नहीं लगता, या वर्ब के बाद नहीं लगता, या सहायक क्रिया के पहले नहीं लगता, ये हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है। तो हमने यहाँ लगा दिया दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सेंटेंस हमने देख लिया अभी पॉजिटिव में, नेगेटिव में। जैसे वह सब्जियां नहीं खरीद रहा है, तो ही इज़ नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। वह कार नहीं चला रहा है, ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। वे मुझे नहीं बुला रहे हैं, दे आर नॉट कॉलिंग मी। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस। तो इस तरह के सेंटेंस, माँ खाना नहीं पका रही है, मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। वे खाना नहीं लगा रहे हैं, या वे भोजन नहीं परोस रहे हैं, दे आर नॉट सर्विंग फूड। तो आप बेशुमार वर्ब ले लीजिए, इत्मीनान से इस स्ट्रक्चर का जो लिखा हुआ है इसको आप फॉलो करिए और सेंटेंस को बनाइए। देखिए, आप कितने ही वीडियो देख लें, आप बार बार वीडियो देख लें, वेन एवर यू विल नॉट मेक प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल बी नॉट एबल टू फॉर्म एनी सेंटेंस। तो फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर मेकिंग सेंटेंस, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक इट फ्रिक्वेंटली एंड मेक इट रिवीजन। पर बगैर रिवीजन के आप कैसे सीखेंगे? आपके लिए स्ट्रक्चर हमेशा आ गया, आपको मैंने इसको 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार रिपीट करके इसको मैंने आपको बताया। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव। तो जितनी भी हमारी बातचीत होगी, अगर मान लो नेगेटिव में कि भाई वह तो काम नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। मेरा भाई यह काम नहीं कर रहा है, माई ब्रदर इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो इस तरह से हमारी स्पोकन इंग्लिश में हमारे टेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, और बाद में यही टेंस हमारे काम आते हैं जब हम सेंटेंसेस को और भी वर्ड्स मिलाकर काल के अनुसार, यानी उसके समय के अनुसार जब हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, हमारी समझ को बढ़ाता है। हालांकि इसके यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो टेंस के द्वारा समझ में आ जाती है कि भाई काम पूरा हुआ है कि नहीं, काम चल रहा है क्या, या काम होगा, ये तो टेंस के द्वारा ही पता चलता है। बाकी जो वर्ड्स इनमें यूज़ किए जाते हैं वो फिर अपनी अपनी पूरा जो अपना अपना कैरेक्टर है वो अपनी मीनिंग आकर बताते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में यानी प्रश्नवाचक बनाकर बताता हूँ। तो देखिएगा इसको, प्रश्नवाचक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए, बोर्ड को मैंने पूरा खाली रखा हुआ है ये बताने के लिए आपको कि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव का ये बना ही हुआ है स्ट्रक्चर। इसको हमने लास्ट में अगर इसको नॉट लगा दे तो ये नेगेटिव को बन जाता। अब इसमें चेंज क्या आ रहा है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो हमेशा हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आएंगे। तो आप क्या मैं पत्र लिख रहा में हो जाएगा एम, और हमारा सब्जेक्ट आई के लिए हो जाएगा
ये एम आई और फिर हो जाएगा ये राइटिंग, एम आई राइटिंग आ लेटर, ये क्वेश्चन वर्ड। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से हमने पूछा था कि वह अंग्रेज़ी सीख रहा है, तो हो जाएगा क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा है, तो ये हो जाएगा क्या के लिए हो जाएगा, और वह तो यहाँ पर हो जाएगा इज़ ही लर्निंग इंग्लिश। ये देखिएगा, इज़ ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा है, क्या वह, मैं हिंदी में भी सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा है, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर, यानी जिसकी जिसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब रहती है हेल्पिंग वर्ब वो फ्रंट में आ जाती है, यानी सामने आ जाती है। तो जहाँ पर आई था वहाँ एम सामने आया था, जहाँ पर ही था वहाँ सहायक क्रिया इस थी, तो इसको सामने ले आया। और दे आर प्लेइंग फुटबॉल में आर सहायक क्रिया थी तो आर पहले आ गया, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक सेंटेंस में ज़रूर आता है। तो ये आ गया, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आया, स्ट्रक्चर अगर बन के आएगा तो ये हो जाएगा आर या इज़ या एम, इसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये प्लस ऑब्जेक्ट और ये प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ये देखिए आप, ये फार्मूला बन गया। अब किसी भी प्रकार से, अब जैसे मान लो आपको किसी से बात करना है, भाई आजकल आप क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। अब ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ, तो अब ये क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज़ करेंगे, अभी तो हमने आपको जो बताया था वो क्या लगा के बनाया था। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जब केवल सहायक क्रिया से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको इन्वर्ट क्वेश्चन कहते हैं, और उसका आंसर हमेशा यस और नो में हो जाता है। जैसे एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा, यस और नो। इज़ ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा है, तो आंसर क्या होगा, यस और नो। इसमें आपको कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछे नहीं गया। तो सहायक क्रिया के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, सहायक क्रिया के माध्यम से जो क्वेश्चन बनता है उसमें आंसर आपको केवल यस और नो देना होता है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ या आप बोलेंगे ना। तो इसमें अभी हमने क्या किया है कि इन्वर्ट क्वेश्चन, लेकिन जब इसके साथ में क्वेश्चन वर्ड जुड़ेगा, अब सवाल ये है कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ जुड़ेगा, यानी कहाँ इसका प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा सहायक क्रिया के पहले आएगा। जैसे वह फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो आप यहाँ वाई जोड़ दीजिए, वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल। तो मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन वर्ड सबसे स्टार्टिंग में जुड़ता है। ये आप फार्मूला इसको नोट कर लें। जैसे इज़ ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, तो वाई को आप यहाँ रख लें, वाई इज़ ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, तो क्यों को हमने वाई बना दिया। मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ, तो हाउ जोड़ दीजिए आप, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर। तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। अब आप देखिए ये सेंटेंस पर विचार करें कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब चाहे कोई भी वाक्य बनाएं, जैसे मान ली जाए कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे, अब हमें स्पोकन इंग्लिश करना है लेकिन हमें ये भी सीखना है कि ये सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे हम स्पोकन इंग्लिश की, सुनकर लिसनिंग पावर हमारा डेवलप हो जाएगा, रीडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी, राइटिंग भी हम करेंगे। लेकिन जो सेंटेंस का जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो तो हमारे समझ में आना चाहिए। तो जैसे तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, क्यों, तो क्यों के लिए आ गया वाई, तुम के लिए जाएगा तुम के साथ आर, वाई आर, आई की जगह यू होगा, वाई आर यू, वर्ब कौन सी है,
कॉल लग गया उसमें ING, तो वाई आर यू कॉलिंग मी, मुझे के लिए हो गया मी क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू कॉलिंग मी। तुम सब्जियां क्यों खरीद रहे हो, वाई आर यू बाइंग वेजिटेबल्स। तुम कार कैसे चला रहे हो, हाउ आर यू ड्राइविंग अ कार। तुम बाजार कब जा रहे हो, वैन आर यू गोइंग टू द मार्केट। वैन पहले आ गया, आर सहायक क्रिया आ गई, वैन आर, फिर सब्जेक्ट आ गया वैन आर यू, और इसके बाद में वर्ब आ गई गोइंग टू द मार्केट। तो ये बहुत ही ईजी है, प्लेसमेंट को सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू विल नॉट लर्न। देखिए किसी भी सीखने का, आप जो अलग जो वीडियोस बनते हैं जिनमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, है ना, 30 दिन में अंग्रेज़ी सीख लीजिए, 40 दिन में अंग्रेज़ी सीख लीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक आपके अंदर प्रॉम्प्टनेस नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगा, आप हर एक शब्द का जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक आपको प्लेसमेंट वर्ड का नहीं समझ में आएगा, तो हाउ विल यू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आप उस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मेशन है आपका वो नहीं जानते। एक दो ही कारण है, या तो फिर योर एटमॉस्फेयर, देयर शुड बी नो ऑप्शन एट ऑल एक्सेप्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी भाषा के बोलने के बगैर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहना चाहिए, ना सुनने का और ना बोलने का। देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट लर्निंग ग्रामर, अदरवाइज यू हैव टू लर्न। आपको सीखना ही पड़ेगा। आप अगर एटमॉस्फेयर के भरोसे नहीं है, यानी ऐसा माहौल आपके पास है ही नहीं है जहां आप 24 आवर्स स्पीकिंग कर रहे हो, तो और ना ही आपके पास कोई ऐसा, आपके पास कोई सर्कल है, ना कोई आपके पास स्टूडेंट है, या कोई आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है कि जहां वो भी अंग्रेज़ी बोल रहा हो और आप भी बोल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें इन टेंसेस का या ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी फील्ड है ग्रामर की, और ये सब आती हैं। जो बेसिक जो चीज़ें हमारे स्टूडेंट हैं वो सीखे रहते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया ये कई बार पढ़ा भी होगा आपने इसको, डेफिनेटली यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ टाइम बट यू डिडंट फोकस देम। आपने उसमें कभी ध्यान नहीं दिया है कि यार हम इसको स्पोकन में कैसे यूज़ करेंगे। और स्पोकन में याद रखिएगा आप कि सबसे ज़्यादा स्पोकन में सवाल ही किए जाते हैं। जब आप किसी से आपकी भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो क्या करते हैं आप उससे उसका हालचाल पूछते हैं। तो ये पूछना हुआ, प्रश्न करना ये तो हुआ है। तो प्रश्न करना यदि हमें आ गया, और हर समय के अनुसार कि किस समय पर हमें कौन सा प्रश्न करना है, तो हमारी स्पोकन इंग्लिश में परफेक्शन आता है। और फिर हम जब किसी से सुनते हैं और वो हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, वो सब बनता चला आता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, ये हर टेंस में फॉलो होने वाला है। इसके बाद अगर आपको मैं ना भी बताऊं कि भाई आपको क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगाना है, तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगता है। स्थान इसका निश्चित है, इट विल नॉट चेंज अगेन इन एनी टेंस। किसी भी टेंस में ये बदलने वाला नहीं है, मतलब इसकी जो प्लेसमेंट है, इसका जो स्थान है वो नहीं बदलेगा। आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लगना ही लगना है। वाई आर यू टॉकिंग टू मी, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो। वाई आर यू टॉकिंग टू हिम, आप उससे क्यों बात कर रहे हो। वाई आर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक, आप संगीत क्यों सुन रहे हो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, वो आपको अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ बोलना है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो आंसर यस और नो होगा, उसके अलावा डिटेल नहीं होती है। और जब क्वेश्चन वर्ड उसमें ऐड हो जाता है, चाहे वो वाई जुड़े या हाउ जुड़े या वैन जुड़े या वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज, आजकल आप कहाँ रह रहे हो, तो वाई आर यू लिविंग नाउ अ डेज, आजकल के लिए नाउ अ डेज का यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। आजकल आप कहाँ रह रहे हैं, वेयर हो गया क्वेश्चन, वेयर आर यू लिविंग नाउ अ डेज। आजकल आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। और आजकल क्या चल रहा है,
वॉट इज़ हैपनिंग टुडे। तो सारे सेंटेंसेज इज़ वेरी इजी एंड यू विल बी इन कंफर्ट जोन व्हेन यू लर्नड इट वेरी वेल। जब आप इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे, आप किसी कन्फ्यूज़न में मत जाइए, किसी प्रकार के दावे पर मत जाइए कि 30 दिन में और 40 दिन में और 3 महीने और 6 महीने, ये कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपकी मेहनत पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे अंग्रेज़ी सीखना है एंड आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी में बात करना चाहता हूँ और मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, तो फिर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। टाइम इज़ विल गो इन ऑर्डर टू योर जुनून एंड योर वर्किंग योर हार्ड वर्क। ये आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है कि आप उसकी टाइमिंग कितनी कर दें, फिर फॉलो होगा टाइमिंग। लेकिन आप उस दावे पर किसी भी वीडियो पर मत जाइए कि 40 दिन और 50 दिन और 3 महीने 4 महीने, आपको ये करना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आइए अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, इस दावे पर मत जाइए बिल्कुल। आप इत्मीनान से सीखिए, बार बार इसको रिपीट करिए। कोई वजह नहीं है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या आपको ये सेंटेंस टेंस बनने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत इत्मीनान से, आराम से, गैप लेकर, ये रशिंग काहे की है, जल्दबाजी काहे की है। एंड यू आर लर्निंग लैंग्वेज फॉर एवर, आप हमेशा के लिए अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। देखिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोला मैंने आपको। लेकिन अब हम चले आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी इसमें काम के होने का एहसास होता है। ऐसा काम पूरा हुआ हो जिसका प्रभाव अभी बना हुआ है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब अब मुझे और काम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसका प्रभाव है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वे ऑफिस जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू ऑफिस। मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी सीख चुका है, ही हैज़ लर्नड इंग्लिश। वह कार चला चुका है या वह कार्य समाप्त कर चुका है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ सिर्फ 2 ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, आप ट्रिक समझ लीजिए। आप जैसे मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस नाम जहाँ भी आता है आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ की ट्रिक क्या है, परफेक्ट जहाँ भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब के 5 रूपों को भी याद कर लीजिएगा आप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब। सारे वीडियो मेरे आप खोजेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। मैंने ये 5 वर्ब भी आपको पहले इन वीडियोस में बता चुका हूँ मैं आपको। तो जितना आपके अंदर वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, जितनी आपके अंदर इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होगी, उतना ही आपकी लर्निंग प्रोसेस फास्ट होने वाली है। एंड यू आर डूइंग मिरेकल, और आप एक चमत्कार कर रहे हैं। लर्निंग लैंग्वेज इज़ आ मिरेकल। किसी भी भाषा को सीखना एक चमत्कार होता है, आसान नहीं है, मज़ा आता है इसमें। एंड आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब तक आप इस भाषा का महत्व नहीं समझेंगे और जब तक आपको भाषा में मज़ा नहीं आएगा, आप इसको टालेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो वो ऐसे लच्छेदार भाषण चाहिए या कोटेशन चाहिए कि भाई फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलिए। ये कुछ नहीं होता। हमने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कोई अंग्रेज़ी मीडियम के या इंग्लैंड से यहाँ पर हम माइग्रेट होकर नहीं आए हैं। हमने इसी माहौल में जितना कुछ सीखा है वही आपसे शेयर करना चाहते हैं। और सारी लैंग्वेजेस जो हमने हैं, उर्दू में भी हमने सीखा है। आई हैव कंप्लीटेड माई PhD इन उर्दू, बट आई हैव नॉट लर्नड इट एनी मदरसा और विथ एनी स्कूल। हमने खुद से सीखा है। अंग्रेज़ी हमने, आई हैव डन MA इन इंग्लिश एंड आई हैव डन MA in Urdu also, and after doing MA in Urdu I have completed my PhD. So learning language is a process. अगर आप ठान लें कि मुझे ये भाषा सीखनी है, तो मुझे ये करना है, तो आप उस सिलसिले में मेहनत करते चले जाइए। कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, नियमितता। कि आज हमें जोश चढ़ गया कि भाई मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, तो मैंने उस दिन रात भर वीडियोस देख डाले, किताबें खंगाल डाली और सेंटेंसेस रट डाले। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ग्रेजुअली माई एंथुसिज्म गॉन
वैन, मेरा पूरा एंथुसियाज्म जो जोश था वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे कितने ही उबाल आते हैं लोगों पर भाषाएं सीखने के लिए, लेकिन वो उसी चक्कर में रहते हैं कि भाई फर्राटेदार सीख लें, 50 दिन में सीख लें, 30 दिन में सीख लें। लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड्स ऑन योर पैशन, ये आपके जुनून पर डिपेंड करता है। अगर आपको पैशन है तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकेंगे। अंग्रेज़ी तो एक नाम मात्र है कि जिसको आप सीखना चाह रहे हैं, लेकिन ये इट हैपन्स टू द ऑल लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस के साथ में ये होता है कि तो आपको जो प्रोसेस है लर्निंग की, ग्रामर जो है इट इज़ मस्ट। कौन कहता है कि ग्रामर के बगैर आप सीख सकते हैं? तो फिर आपके पास वो जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो फुलफ़िल करना चाहिए। तो बगैर किसी ऑप्शन के तो आप उसको पूरा नहीं करेंगे। या तो आपके पास एटमॉस्फेयर हो इंग्लिश स्पीकिंग का, या फिर आपके पास ग्रामर हो। आप अपने बोल हैं, यू स्टैंड विथ इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए और स्पीकिंग करिए। बगैर स्पीकिंग किए तो आप कभी बोलेंगे नहीं, चाहे कितने आप टाइम वेस्ट कर लें। तो चलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जाते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूं, तो ये मैंने आपके लिए पहले से फार्मूला लिख लिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर आई का यूज़ करेंगे। आई के साथ सहायक क्रिया आती है हमारी हैव। ये देखिए हैज़ या हैव, तो आई के साथ हैव आता है। वर्ब का कौन सा रूप लगाया हमने? थर्ड फॉर्म। तो लिखने के लिए होता है राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, और पत्र की बात हो रही है तो ये आ लेटर। ये कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ट्रिक भी याद करिए ना। कंटिन्यूस नाम आया तो मैंने बताया आपको आईएनजी लगता है, परफेक्ट नाम आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो एक बात सीख लिया, ये सारे टेंस में फॉलो होने वाला, कोई इसी टेंस में थोड़ी होने वाला है। और सहायक क्रिया बताती है हमें टेंस की पहचान। हर सहायक क्रिया हर टेंस में अलग अलग आती है। तो बहुत इजी है, लेकिन यू हैव टू डिवोट सम टाइम, यू हैव टू इंडल्ज इनटू दैट मैटर। विदाउट इंडल्जिंग इनटू दैट मैटर यू विल नॉट लर्न हियर। तो हाउ मेनी टाइम यू विल बी वेस्ट हियर? कितना समय आप बर्बाद करेंगे आफ्टर लर्निंग इट? कितने वीडियोस आप देखते रहेंगे? एक वीडियो देखिए, थम कर देखिए, इत्मीनान से देखिए, और उसकी प्रैक्टिस करिए, उसका रिवीजन करिए बार बार। इतना करिए कि आप भूल ना पाएँ। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हमें हमारा पैशन लेकिन है उसमें कि हम लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे अंदर कितना जज्बा है, कितना जोश है। जोश तो सब में होता है, और आफ्टर सम टाइम इट गॉन वेन, गया वो, फिर भटकने लगे। फिर कभी किसी को हमने देखा, किसी से इम्प्रेस हो गए, और या फिर हमें कहीं चोट लग गई या कहीं हम शर्मिंदा हो गए, तो फिर हमने कलेक्शन शुरू किया और फिर एफर्ट करे। तो ऐसा पता चला चलता ही रहता है, और फिर ये कभी भी हमारे अंदर परफेक्शन नहीं आता। यस, रेज वंस अ टाइम एंड डू इट, और ठान लीजिए कि यस आई कैन डू इट, और मैं इसे करूँगा और करता ही रहूँगा। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता, रेगुलरिटी। एक एक बूंद पानी भी अगर किसी चट्टान में गिरता है तो वो उसमें अपना निशान छोड़ जाता है। फिर तो हम ह्यूमन से कहीं, ईश्वर ने हमें वो ब्रेन दिया हुआ है कि अगर हम इसमें जो चीज़ भी डालना चाहें, जितना भी हम सीखना चाहें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और ना कोई एज लिमिट है, ना कोई टाइम लिमिट है। समय को भी ध्यान मत करिए आप। आई हैव कंप्लीटेड माई PhD इन 45 ईयर्स व्हेन आई गॉट माई 45 ईयर्स। जब मुझे 45 साल का जब मैं हुआ तब मैंने PhD कंप्लीट। हालांकि मैंने शुरुआत 22 ईयर्स में कर डाली थी उसकी, लेकिन नहीं हुआ, समय लिया गया, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी कि करना है तो मैंने किया उसको। तो आप आज ये अहद कर लीजिए अपने मन में, ये प्रण ले लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मुझे सीखना है और इत्मीनान से सीखना है ना, फर्राटेदार नहीं, तेज़ी से नहीं। तो ये हुआ आई हैव रिटन। अब वह के साथ आ गया यहाँ पर ही, तो ये हमने लिख दिया ही, और ही के साथ सहायक क्रिया आती है हैज़। वह अंग्रेजी सीख चुका है, ही हैज़ लर्न। तो ये लर्न का लर्नेड भी होता है और लर्नड भी होता है। ये दो वर्ब यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, लर्नड। और क्या सीखा उसने? अंग्रेज़ी। तो ये इंग्लिश आ गया। अब ये बातों बात में आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए आप कि किसी भी लैंग्वेज का अगर हम कभी लिखते हैं रिटन फॉर्म में, तो वो फर्स्ट लेटर होता है, हमेशा कैपिटल लेटर होता है, चाहे वो मिडिल में आए चाहे कहीं पर भी आए। ये सारी छोटी छोटी बातें जो है पढ़ने से, सीखने से और कंसिस्टेंसी के साथ आती हैं। तो इसमें कभी गलती मत करिएगा। चाहे वो हिंदी लिखेंगे तो H कैपिटल होगा, इंग्लिश लिखेंगे तो E कैपिटल होगा, उर्दू लिखेंगे तो U कैपिटल होगा। लैंग्वेज का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस पुट हियर फुल स्टॉप।
और सेंटेंस की समाप्ति के बाद आप फुल स्टॉप लगाइए। तो ये हो गया यहाँ पर, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, तो ये दे के साथ हमने लगाएंगे दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड फुटबॉल। तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। देखिए अब मैंने आपको जो बताया, बार बार क्यों सीख रहे हैं आप, बताइए आप। अब अगर आपको नॉट लगाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वीडियो में पीछे जाइए आप, मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ नॉट लगा दिए। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। ही हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं सीख चुका है। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। ये नेट बन गया। एक परफेक्शन आप अगर एक बार एक टेंस के लिए सीख लिया आपने, वो सब में लागू होगा। अब इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सहायक क्रिया को सामने लाइए। ये आ गया, हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ? क्वेश्चन मार्क। मैं पत्र कैसे लिख चुका हूँ? तो ये होगा हाउ हैव आई रिटन अ लेटर। पिछले वाले स्ट्रक्चर पे जाइए, प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करें। अब ये सारे सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, जो मैं आप पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड सीख लीजिए। अगर आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी और क्वेश्चन वर्ड उसके पहले आएगा, फिर चाहे आप कोई भी सेंटेंस बना लें। तो ये प्लेसमेंट सीखिए, रटिए मत, ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से करिए, आराम से देखिए। वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है अंदर तक, ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। मैं रटने वाला टाइम आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप रट लें, आप समझ लें। टेंस के सेंटेंस का जो प्लेसमेंट है, ये एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। ये देखिए आप, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है आपको कि नॉट कैसे, सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा? यहाँ नॉट लगाइए, यहाँ नॉट लगाइए, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाइए। इंटेरोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाइए, फिर वैसी प्लेसमेंट करिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हमारा समाप्त हो चुका है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर ये एक बार हमने सेंटेंस को बनाना सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लें हम, कि भाई हम ऐसा माहौल क्रिएट करें या ऐसा एक तसव्वुर बनाएं, एक ख़याल बनाएं, एक हम अपना एक मॉक इंटरव्यू बनाएं, मॉक कन्वर्सेशन बनाएं। जैसे हमसे कोई मिल गया, मुझसे बात करें कि भाई तुमने एग्ज़ामिनेशन पास कर लिया है? हैव यू पास द एग्ज़ामिनेशन इन दिस ईयर? है ना, तुमने एग्ज़ामिनेशन कैसे पास किया? हाउ हैव यू पास दिस एग्ज़ामिनेशन? तुमने ये कंपटीशन कैसे निकाला? हाउ हैव यू क्रैक्ड दिस एग्ज़ामिनेशन? तो पास्ट की जगह क्रैक्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तब होगा जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस था जो मैंने आपको बताया कि जब काम कोई पूरा हो गया है। जैसे मैं कहूँ भाई मैंने भोजन कर लिया है, अब मैंने भोजन कर लिया है मतलब ये मेरे लिए प्रभाव है कि मैं अभी और नहीं खाना चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात हुई ना। तो आई हैव हैड माई फूड या आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना खाना ले लिया है, मतलब फ़िलहाल के लिए यह कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है, उसका प्रभाव बाकी है, इसी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझिए आप, ये और कहीं नहीं समझ में आता इतनी डिटेल में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव बना हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ ही बताएगा कि मतलब उसका कार्य पूरा हो चुका है और अब वो पूर्णता की ओर है, अब उसको और अधिक आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, मतलब अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब अभी के लिए, अब ऐसा नहीं कि मैं कल काम नहीं करूँगा। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे, मैंने अपना काम आज समाप्त कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। हैव आई डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। वाई हैव यू डन योर वर्क, तुमने अपना काम क्यों किया है। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेज हैं ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स को सीख लीजिए, आपको बन जाएगा। चलिए लास्ट में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए पूरा देखिए वीडियो, ये भले ही आपको बहुत लंबा लगे लेकिन इत्मीनान से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बताया है और उम्मीद है कि आपको पास्ट जब मैं बताऊंगा या फ्यूचर तब बताऊंगा तब आपको इतना समय नहीं लगने वाला है, या फिर आप उसको खुद ही कर सकते हैं। चलिए लास्ट में देख रहे हैं हम, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए कंटिन्यूस नाम आया है, यहाँ पर कंटिन्यूस नाम आया है तो देखिए वर्ब में आईएनजी लगना है और यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब आ रही हैं, एक हैज़ और या हैव और इनके साथ बीन जुड़ रहा है।
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, ये दो का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का और फॉर का प्रयोग कब किया जाएगा ये मेरे पिछले वीडियोस में हैं। अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि कब किन परिस्थितियों में आप सिंस लगाएंगे और किन परिस्थितियों में आप फॉर लगाएंगे। अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो वो पिछले वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं। और ये है मेरा यहाँ पर ड्यूरेशन यानी अवधि बताया जाता है। अब देखिएगा, मैं 2 वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। तो ये हो गया, आई के साथ लगेगा हैव, इसके साथ सहायक क्रिया हो गई। सब्जेक्ट हमारा आई, हैव सहायक क्रिया, फिर दूसरी सहायक क्रिया बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, सिंस का प्रयोग नहीं होगा, फॉर का होगा तो फॉर 2 ईयर्स। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेगेटिव बनाना है तो वैसे ही बनाएंगे। 2 ऑक्सिलरी वर्ब है तो पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। मैं 2 वर्षों से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा हूँ तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं अंग्रेज़ी 2 वर्षों से क्यों सीख रहा हूँ तो यहाँ पर हैव के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, लेकिन वही प्लेसमेंट जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था और प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। ये नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, चाहे कोई भी टेंस हो। देखिए ये ट्रिक्स हैं, ये आप फॉलो करिए। फिर मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। आप तो डिटेल लीजिए। लर्न वंस अ टाइम फॉर एवर, एक बार सीखिए हमेशा के लिए, और अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में ले आइए कि वेन एवर यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी सेंटेंसेज एंड वेन एवर यू विल बी एबल टू मेक योर कन्वर्सेशन इंग्लिश, यू नेवर फील एनी एम्बरासमेंट। उस वक्त हमारे अंदर कोई भी जो है शर्मिंदगी का कोई कारण नहीं बनना चाहिए कि यार हमसे क्या बोलना था क्या बोल दिए। बहुत से आपको लोग मिलेंगे, भाई मैं अंग्रेज़ी बोल तो सकता हूँ लेकिन मुझे काल का एहसास ही नहीं होता। काम कर रहा हूँ तो कर चुका बोल देता हूँ, या कर रहा हूँ तो करूँगा बोल देता हूँ। तो ये इस तरह से गलतियाँ होती हैं क्योंकि हमारे पास आप कुछ भी कह लें, कुछ भी समझ लें, एक ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, और 2 ही ऑप्शन है। या तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नोई के पास या किसी लैंग्वेज नोइंग के यहाँ आपको छोड़ दिया जाए जहाँ आपके सारे ऑप्शन किल कर दिए जाएं, माने कोई ऑप्शन आपके पास ना हो सिवाय उसे सुनने के और उसे ही बोलने के। लेकिन ऐसा वातावरण तो हमारे पास है ही नहीं है। हमें तो इसी वातावरण में रहना है, ऐसे ही हिंदी नोइंग पीपल के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ ही रहना है और उनसे ही बातचीत करनी है। तो हमें 24 आवर्स का वो माहौल नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ हमें अपने अंदर भी पैदा करना होगा, और ये है वो स्ट्रेंथ। जितनी भी तरह की ग्रामर होती हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, और ग्रामर के जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं उनके अलग अलग उसके नॉलेज होते हैं, चाहे वो डिग्रीज़ हों, एडजेक्टिव्स हों, कंपाउंड सेंटेंसेस हों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों, ये स्ट्रेंथन अस, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये हमें मजबूत बनाती हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन सिखाती हैं। तो इसको आप किसी भी ऐसे लोगों से मत छोड़िएगा कि भाई ग्रामर मत सीखो, हमसे सीखो, हम बोल रहे हैं हमसे सीखो। तो इस तरह से लिसनिंग पावर हमारा तब तक इतना तो है ही नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शन है। हम फ़ौरन जो है अपना वो जैसे ही हमको कंफर्ट जोन में हिंदी बोलने का ऑप्शन मिलता है हम शुरू हो जाते हैं और अंग्रेज़ी को हम छोड़ देते हैं। तो इत्मीनान रखिए, सीखिए बार बार आपको। तो आई हैव कंप्लीटेड टुडे, आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया है प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया, आज 3 टेंस मैंने आपके कंप्लीट कर लिए, इनके ज़रिए आप सीख लें। अब ये रहा, मैं आपको फॉर और सिंस का बता दूं। यहाँ पर 2 ईयर्स, जब हम केवल अवधि बताते हैं तो फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई स्टार्टिंग टाइम देते हैं, जैसे मान लिया 2020 में दे रहा हूँ कि भाई मैं 2 अंग्रेज़ी 2020 से बोल रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है तो मैंने सिंस लगाया। तो जब कभी भी सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, ये देखिए सिंस लग रहा है आप, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, ये जितना भी एक्यूरेट टाइम दे रहे हैं आप सिंस लगाइए। और फॉर कहाँ लगाएंगे? फॉर 2 hours। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for 3 hours, for I have been writing a letter for 3 hours, मैं 3 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। I have been reading a novel for 3 days, 4 days, 5 days,
अ वीक, 4 वीक, 2 ईयर्स, ये जितनी भी अवधि है फॉर लगाइए। लेकिन जब आप उसका नाम बताएंगे, चाहे आप 2010 में लगा दिए, चाहे मार्च लगाएं, अप्रैल लगाएं, मंडे लगाएं, संडे लगाएं, या डेट बताएं या टाइमिंग बताएं ओ क्लॉक की, तो आपको सिंस लगाना होगा। तो उम्मीद है कि आपने ये ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको पसंद आया हुआ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।